मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ कि अब भी समय है, जाग जाइए, आंखों से पट्टी हटा लीजिए, क्योंकि श्रीलंका हमारे सामने मिसाल है। अल्लाह न करे कि हमारे देश का श्रीलंका जैसा हाल हो। हमें इमरान खान से क्या मतलब है, हमें तो अपने देश के हालात को हम समझते हैं, इमरान खान क्या समझेंगे। और तो जो देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ है वो इग्नोर है। सिर्फ देश में पूंजीपति अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव जो 1.5 आंख के बाबा जी आए थे, आने से पहले काले धन की बात करते थे। अब कहाँ गए आप, आपका काला धन कहाँ गया। किसानों की बात ले लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ हो जाता है, लेकिन देश के जो अन्नदाता है वो देश की रीढ़ है। देश के अन्नदाता भगवान के जैसे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। उनको सही से अपने खेतों में जो खेती करने के लिए सही से उनके पास सुविधा नहीं है। देश में 3-4 लोगों का उज्जवल भविष्य हो रहा है। अच्छे दिन आए हैं अडानी जी, अंबानी जी, बाबा रामदेव जी। मैं तो ये देख रही हूँ कि सबसे पहले तो भारत को, और ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्हें चाइना में जाए, और चाइना में जो कैलाश पर्वत है वो पूरा चाइना के कब्जे में है। तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है, तो पहले कैलाश पर्वत को ले ले। ये तो अपने देश का मामला है, देश में ही है, कहीं और तो नहीं है ना। तो पहले चाइना से ले ले, कैलाश पर्वत ले ले, वहाँ पर जहाँ सीधे शिव भगवान जो साक्षात वहाँ पर विराजमान है और शिवलिंग है, उसे तो पहले ले ले। बाद में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करेंगे, बाद में देश के माहौल को ख़राब करेंगे। और ये तो मैं बोलती हूँ कि ये 2024 की तैयारी है और कुछ भी नहीं है। इस तरह ये करके जो अपना फेलियर है, सरकार, सत्ता में बैठे लोग अपने फेलियर को छुपा रही है, क्योंकि आज देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। सत्ता में आने से पहले प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, और आज देश में युवाओं का क्या हाल है, कोई वैकेंसीज नहीं है। और अगर वैकेंसीज भरवा भी ली जाती है फॉर्म, तो एग्जाम्स नहीं होते हैं, कोई जॉब नहीं होता है। किसानों की बात ले लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ हो जाता है, लेकिन देश के जो अन्नदाता है वो देश की रीढ़ है। देश के अन्नदाता भगवान के जैसे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। उनको सही से अपने खेतों में जो खेती करने के लिए सही से उनके पास सुविधा नहीं है। तो जो देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ है वो इग्नोर है। सिर्फ देश में पूंजीपति अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव जो 1.5 आंख के बाबा जी आए थे, आने से पहले काले धन की बात करते थे। अब कहाँ गए आप, आपका काला धन कहाँ गया। अब तो अपना धन बनाने में, अर्जित करने में लगे हुए। देश में 3-4 लोगों का उज्जवल भविष्य हो रहा है। अच्छे दिन आए हैं अडानी जी, अंबानी जी, बाबा रामदेव जी, और भी जो उद्योगपति हैं, कुछ उनके साथ उनके। तो ये सारे फेलियर को छुपाने के लिए महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कहीं भी आप देख लीजिए, इंसाफ नहीं मिलता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और अपराधियों के ये देश में एक न्यू ट्रेंड निकला है। फेलियर तो नहीं है ना सरकार का। पेट्रोल पे देखिए ना, दाम कम कर दिया। अब ये बताइए कि आप एक साथ, आप 2014 में कितना था और उसके कंपेयर में कितना है। आप इतना ज्यादा बढ़ाकर और फिर 5 रुपए कम कर लेते हैं, तो इसमें कौन सी वाहवाही की बात है। 1 मिनट, क्या इनकम बहुत है क्या? सरकार ने जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी भी तो सैलरी बढ़ाई। अच्छा, गवर्नमेंट जो सर्विस में है, ये बताइए कि न्यू कितना एम्प्लॉय है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है इन 7-8 वर्षों में, इसका बताइए, आंकड़ा दीजिए। आज जो गरीब तबका था, जो मध्यम वर्ग था, वो गरीब वर्ग में चला गया है, और जो गरीब वर्ग था उससे भी नीचे चला गया है। देश धरातल में नहीं, अब सरातल में जा रही है। और यहाँ पर सत्ता में बैठे लोग, 1 मिनट, सिर्फ हिंदू मुसलमान, देश के जो जनता है, आपसी प्यार और सौहार्द को बिगाड़ रही है। ये वही काम कर रहे हैं जो कभी ब्रिटिश इंडिया करती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, वो आज की सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। इमरान खान तक तारीफ कर रहे हैं भारत की। इमरान खान क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनसे मुझे मतलब नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी समझे, हमें इमरान खान से क्या मतलब है। हमें तो अपने देश के हालात को हम समझते हैं, इमरान खान क्या समझेंगे। और ये इमरान खान, पाकिस्तान, ये सब करना बंद कीजिए आप सभी भी मीडिया कर्मियों से, भाइयों से अनुरोध है। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए अच्छा है कि उनका वोट बढ़ेगा इमरान खान का नाम लेने से, पाकिस्तान का नाम लेने से, लेकिन हमें इमरान खान और पाकिस्तान से क्या लेना देना है। कल धमकी देते थे, सरकार के ले जाते थे। मैडम, आप तारीफ कर रहे हैं, इसको आप मोदी सरकार की उपलब्धि नहीं मानती? अच्छा, ये उपलब्धि है। तो इमरान खान बहुत सारे ऐसे भी काम किए हैं जिसका सरकार खिंचाई करती है, मतलब अपने हिसाब से ट्विस्ट करना। जब कोई और तारीफ कर दे, अगर नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर खुलवा देते हैं तो उस टाइम शिकायत होती है, और कभी इमरान खान अच्छे हो जाते हैं जब सरकार
एक ही व्यक्ति के दो बातों को कभी हल्के में लिया जाता है, कभी बहुत भारी वजन में लिया जाता है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है, पहले ये बताइए। या तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि भारत के बारे में इमरान खान जो बोलते हैं उसी को पूरा देश मान्यता देगा, वही इंपॉर्टेंस रखता है, या फिर जो नहीं जो ये है, ये पहले सोचना होगा कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है वही व्यक्ति जिसकी बातें कभी बहुत चुभती हैं और वही व्यक्ति के बातों का सराहना किया जाता है। तो मैम मतलब चित्त भी आपकी और पट भी आपका, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। रखे आवाज भी ना उठाएं लोग। नहीं, वो तो हम बता ही रहे हैं ना कि लोकतंत्र का हत्या हो चुका है। लोकतंत्र जी हाँ हाँ पता है उनके साथ भी यही हुआ कि परसों को अरेस्ट कर लिया गया। कल बहुत दुख वाली बात है, बहुत अफसोस है, इस बात का खेद है कि प्रोफेसर रतन लाल जैसे व्यक्तियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये तो 5-6 सालों से लगातार चल रहा है कि कोई मीडिया वाला अगर सच दिखाने लगता है तो उसकी आवाज को दबाई जाती है। जैसे प्रोफेसर रतन लाल तो जो दलित की आवाज थे, जो दलित व्यक्ति हैं, उनके आवाज को दबाया जा रहा है। और इससे पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो जो भी पत्रकार सच को सामने दिखाता था उन पत्रकार भाइयों पे आवाज को दबाया जाता है, उन पर गलत तरह से FIR की जाती है, जेल में भेज दिया जाता है। हो सकता है आज मैं निष्पक्ष रूप से निडर होकर अपनी आवाज को रख रही हूँ, कल ना रख सकूं, कल मेरे साथ भी कुछ दुर्घटना हो जाए, मेरे घर भी ED का छापा पड़ जाए, मेरे साथ भी मुझे भी किसी केस में फंसा दिया जाए। आप अगर रतन लाल ने तो आस्था को ठेस पहुंचाई है दूसरे धर्म की, उन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया था। कैसे मजाक उड़ाया था? उन्होंने जो शब्द यूज करे आपने सुने वो शिवलिंग के बारे में? देखिए, आज बात सिर्फ प्रोफेसर रतन लाल की नहीं है या उन्होंने क्या बोला सिर्फ ये मैटर नहीं करता है। आज देश में आप मजाक उड़ाइए आस्था का या नहीं उड़ाइए, कोई भी सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करता है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को आईना दिखाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। प्रोफेसर रतन लाल अगर कुछ बोले हैं तो वो अलग की बात है, लेकिन सत्ता में से कोई भी सवाल करता है, प्रोफेसर रतन लाल को आप हटा भी दीजिए तो किसी पर भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है। पूरा सत्ता में बैठे लोग जो हैं अपने ताकत का इस्तेमाल अपने विपक्ष पे करते हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि मजबूत लोकतंत्र के लिए, जो लोकतंत्र की नींव मजबूत कब रहेगी, जब सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया जाएगा। ये काम मीडिया का है जो देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और आज मीडिया जो है सिर्फ सत्ता की में बैठे लोगों की गलतियों को छिपाने में लगी हुई है, देश की जनता को बरगलाने में लगी हुई है। मैं ये बताना चाहती हूँ सत्ता में बैठे लोग से और देश में जो भी गोदी मीडिया है उन गोदी मीडिया वाले से कि अब भी समय है, देश को ऐसे आप लोग दीमक के जैसे मत चाटिए, मत खत्म कीजिए। ये देश को आज़ादी हमने बहुत मुश्किलों से और बहुत कुर्बानियां देने के बाद अपने लहू का एक एक कतरा हमारे पूर्वजों ने गिराया है, बहाया है, लड़ाई लड़ी है, तब हमें आज़ादी मिली है। उस समय जिस समय ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग माफीनामा लिख रहे थे, उस समय हमारे लोग बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके शहीद हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को आज़ादी दिलवा रहे थे। मैम, बाबरी की तरह अगर ज्ञानवापी भी देना पड़ा तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि 2024 के इलेक्शन की ये तैयारी है और अपने फेलियर को छुपाने की तैयारी है। आप देखते जाइए जनवरी से क्या हो रहा है, जैसे जब से किसान आंदोलन खत्म हुआ है। एक बात यहाँ पर मैं और बोलना चाहूँगी, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय कोई हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चल रहा था, सभी का ध्यान जो था किसान आंदोलन पर कॉन्सेंट्रेट था। लेकिन जब से आंदोलन खत्म हुआ है, सत्ता में बैठे लोग फिर जो अपना पिछला एजेंडा है हिंदू मुस्लिम और देश को बांटने वाला जो अंग्रेज करते आए थे, मनुवादियों का भी वही एजेंडा है। देश में भाई भाई को बांटो, हर धर्म को बांटो, नफरत फैलाओ और राजनीति करो। उनका पॉलिटिकल फायदा ही इसमें है। मंदिर, मस्जिद, हिजाब, नकाब, लाउड स्पीकर, यही सब कर रहे हैं। तो देखा जाएगा वक्त जो, अगर सरकार ये सोचती है कि डरा देगी, धमका देगी, तो एक बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, वो इतिहास हो गया। अब वैसा नहीं होगा। नहीं, ज्ञानवापी के बाद जामा मस्जिद, फिर अलीगढ़ की मस्जिद जी, वो लगातार और ताजमहल, उसके बाद से लाल किला, ये तो लगातार चल ही रहा है। कुतुब मीनार तक बात आ गई। यानी हमारी पहचान को और हमारे अस्तित्व को आप कहाँ से मिटाएंगे? आप हमारी पहचान और अस्तित्व को कहाँ से मिटाएंगे? कितना मिटाने की कोशिश कीजिएगा, कितना भी मिटाना चाहिएगा, नहीं मिटा सकते हैं।
और एक बात ये समझ ले कि अब और हिजरत नहीं होगी। एक हिजरत 1947 में हो चुकी है, बहुत आंसुओं के साथ, बहुत ज़िल्लत के साथ एक हिजरत हमने किया है। अगर कोई समझता है कि फिर दोबारा हिजरत नहीं होने वाली है, अब हम मरेंगे भी इसी मिट्टी में और जिएंगे भी इसी मिट्टी में, चाहे खुले हवा में सांस ले या हमें हमारे सांसों को, हमारे आवाज़ को गले के अंदर घोट दिया जाए, पर हम कोशिश करेंगे आवाज़ बुलंद करने की और हर गलत के खिलाफ बोलते रहेंगे, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। मैडम आखिरी सवाल कि अगर कोर्ट ने शिवलिंग के हक में फैसला दे दिया तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, आज तो मुझे लगता है जो देश के हालात हैं कि बहुत सारे जस्टिस भी ये बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। कोर्ट की तो अब ज़रूरत ही नहीं रही, कोर्ट पर भी दबाव बनाया जाता है। लगातार बड़े बड़े जो जजेस रिटायर होने के बाद इस तरह के फैसले और इस तरह का उनका स्टेटमेंट आते रहा है। इसी कोर्ट ने मैडम आजम खान को जेल से रिहाई दी। कितने दिनों बाद? 27 महीने बाद। आजम खान का, जी, कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि 27 महीने के बाद बड़े बड़े जहाँ पर क्रिमिनल्स, बड़े बड़े पूंजीपति जो देश की सरकार का, आम जनता के टैक्स के पैसे को हड़प जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, वो आराम से बाहर घूम रहे हैं। और आजम खान का गुनाह क्या था? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे। और जिस तरह दलितों के आवाज़ को भी ऐसे ही कुचला जा रहा है, जो भी पिछड़ों का, ST SC OBC सभी के आवाज़ को ऐसे ही कुचला जा रहा है। पर क्या है, आंखों के सामने पट्टी बांध दिया गया है। अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि देश में सबसे ज्यादा किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। मुसलमान तो पहले भी टायर पंचर बनाने वाले थे, लेकिन किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो दलित, पिछड़े, OBC, उन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मध्य प्रदेश में आरक्षण में कटौती कर दी गई, कम कर दिया गया, तो ये किसका नुकसान है? एक तो सरकारी नौकरी आप नहीं देंगे और उसके बाद से आरक्षण, जो हमारे दलित, पिछड़े भाई, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखकर, संविधान ने इज्जत दिलाई, नहीं तो ये दलित, पिछड़ों को कपड़े पहन के पूरे बदन पर, इनकी महिलाएं घर की, दलित और पिछड़ों की नहीं जा सकती थी ब्राह्मण लोगों के सामने। वो एक मुंह से पानी नहीं पी सकते थे, तालाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, घर के सामने से नहीं गुजर सकते थे, घोड़ियों पर नहीं चढ़ सकते थे। आज दलित हमारे देश में जो सबसे ज्यादा किसी के साथ छल और छलावा हो रहा है, तो देश के दलितों का हो रहा है, OBC का हो रहा है। उन लोगों के भावनाओं से खेला जा रहा है। मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ कि अब भी समय है, जाग जाइए, आंखों से पट्टी हटा लीजिए, क्योंकि श्रीलंका हमारे सामने मिसाल है। अल्लाह न करे कि हमारे देश का श्रीलंका जैसा हाल हो।